स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल मैथ किंग मेकर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 13 दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आई होप कि ये लेक्चर देखने से पहले आप 11th क्लास का जो हमारा लेक्चर है प्रोबेबिलिटी का, उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सैम्पल स्पेस डिस्कस किया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो आई होप कि वो लेक्चर आपने देखा होगा इस लेक्चर को देखने से पहले। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको पहले जाके देखिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो समझ नहीं आने वाली है अगर आपने 11th क्लास का वो लेक्चर मेरा नहीं देखा है। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो लेक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ पूरे लेक्चर में। तो आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिनोट करते हैं इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एक स्लैश लगाते हैं, हाइफन लगाते हैं स्लैश, ठीक है, और यहाँ पे एफ लिखते हैं। तो हम इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग समझ लो पहले। तो मीनिंग ये होता है कि हमें प्रोबेबिलिटी ई की निकालनी है जबकि एफ जो इवेंट है ऑलरेडी ओकर्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसको अगर हम एज ए फार्मूले की नज़र से देखें, देखिए प्रोबेबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही फार्मूला है। बाकी बुक में तो आप उसको कितने भी फार्मूले के एक्सटेंशन बनाते रहो, लेकिन फार्मूला एक ही है। प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की इज इक्वल टू होता है फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो बाकी इसको देखो यहाँ पे अभी मैं जब आपको एग्जांपल समझाऊंगा तो ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। चाहो तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो चाहो, लेकिन आपको क्या है, बोर्ड एग्जाम में अगर आप इसको इन क्वेश्चंस को अगर बोर्ड एग्जाम में सोल्व कर रहे हो तो आपको फॉर्मूले लगा के ही सोल्व करना पड़ेगा, डायरेक्टली उसको सोल्व नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आप JEE या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हो जहाँ पर आपको टाइम बचाना है, तो वो शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं आपको समझाऊँगा कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वंस एफ इज ओकर्ड ऑलरेडी, एफ जो घटना है वो पहले ही हो चुकी है, तो ई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इवेंट। दो इवेंट है यहाँ पे ई और एफ। ठीक है, किसी भी सैंपल स्पेस की दो इवेंट ले ली हमने, ई और एफ। तो अब इस फॉर्मूले का एक और एक्सटेंशन है, वो क्या एक्सटेंशन है कि फेवरेबल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन टोटल नंबर इन फेवर ऑफ एफ इवेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से भी हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, इस फॉर्मूले से भी कैसे सोल्व करना है और डायरेक्टली कैसे सोल्व करना है आपको शॉर्ट ट्रिक्स लगा के। तो चलिए बताते हैं। अभी मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको इसको समझाऊंगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल नंबर 1 में कुछ नहीं है, पी ए दिया है, पी बी दिया है, इंटरसेक्शन दिया है और हमें पी ए बाई बी फाइंड करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है कि पी ए इज इक्वल टू 7/13, पी बी इज इक्वल टू 9/13 और हमें फाइंड कर एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4/13। तो हमें फाइंड करना है P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A वंस B इज ओकर्ड। तो हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन हो जाएगा 4/13 अपॉन पी बी लिखेंगे यहाँ पे 9/13, 13 से 13 कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 4/9 आ गई। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन था जो सिंपली आप जो है पी ए पी बी और ये सब दिया हो तो उसको कर लोगे, इसमें तो कुछ नहीं करना, सिंपल फॉर्मूले से आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बट अब एक एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं जिसमें आपको एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, ए फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी कि दोनों बच्चे जो है बॉय हों, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय। तो देखो यहाँ पे 2 इवेंट दी हैं, आपको पहचानना कैसे है कि ये फॉर्मूला ही यूज़ होगा या ये कंसेप्ट ही यूज़ होगा, कैसे पहचानना है। वहाँ पे 2 इवेंट हो रही होंगी, ठीक है, बट दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली नहीं होंगी, मतलब एक साथ दोनों इवेंट नहीं होंगी, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुकी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कहा है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, तो हम 2 इवेंट मान लेते हैं
लेट ई एक इवेंट मान लिया हमने, क्या माना उसको, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, ठीक है, क्योंकि यही हमें फाइंड करना है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़। और एक एफ मान लिया हमने, एफ जो है वो गिवन प्रोबेबिलिटी है, गिवन इवेंट है। तो गिवन क्या दिया उसने, गिवन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय। तो एट लीस्ट एफ इवेंट है वो कौन सा, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज़ ए बॉय, ठीक है। तो अब सैंपल स्पेस क्या बन सकता है, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखेंगे। तो किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, एक ये हो सकता है कि दोनों बॉय हों, तो बी हो दोनों, है ना, बी मान लेते हैं बॉय को डिनोट कर रहा है और जी मान लेते हैं गर्ल को डिनोट कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि पहला बच्चा बॉय हो दूसरा गर्ल हो, ऐसा भी हो सकता है कि पहला बच्चा गर्ल हो दूसरा बच्चा बॉय हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बच्चे गर्ल हों, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया, ओके। अब हमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें क्या चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो सबसे पहले ई सेट निकाल लो। ई सेट क्या है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़। तो बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, तो वो कौन सा सेट हो जाएगा, कौन सा एलिमेंट हो जाएगा इसका, बी बी। ये सिंपल इवेंट आ गई, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, तो ये आ गई इसके सिंपल इवेंट। अब दूसरा है एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज़ ए बॉय। तो एफ क्या हो जाएगा, एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज़ ए बॉय, मतलब कम से कम एक बॉय होना ज़रूरी है। तो कम से कम एक बॉय, 2 भी हो सकते हैं, है ना, बट कम से कम एक बॉय होना ज़रूरी है। तो ये इवेंट कौन सी हो जाएगी, बी बी। इसमें 2 बॉय हैं और एक है बॉय गर्ल, इसमें एक बॉय है और एक है गर्ल बॉय, ठीक है। तो ये आ गई आपकी एफ इवेंट। समझ आई बात, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना ज़रूरी है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, कि भाई ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, बी बी, ठीक है, बी बी यहाँ पे आ गया आपका ई इंटरसेक्शन एफ, ओके। अब देखो आपको क्या करना है, या तो सिंपली आप ऐसा करो कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एन ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, और एन एफ कितना आ गया, एन एफ आ गया आपका 3। समझ गए बात। या फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे निकालोगे, इसके नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, उसमें 1 है, और सैंपल स्पेस कितना है आपका, सैंपल स्पेस है आपका 4। तो पी ए ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 1/4, ठीक है। अब पी ऑफ एफ निकालोगे तो एफ के फेवरेबल इवेंट्स कितने हैं, 3 है, और टोटल स्पेस कितने, स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 4 हैं। तो इस तरह से पी एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 3/4, ठीक है। अब हमें निकालना है पी ई वंस एफ इज ओकर्ड, तो उसका फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1/4, और पी एफ कितना है, 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1/3, ठीक है। अब इसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स भी बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, देखो हमें फाइंड करना है, ये तो हो गया एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करने का तरीका। अभी शॉर्ट ट्रिक्स देख लो जो कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगी। हमें क्या फाइंड करना है कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, ठीक है। ई की कंडीशन क्या होनी चाहिए कि बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज़, एंड कौन सा हमें सेट, जो ये 4 यहाँ पे टोटल जो सैंपल स्पेस है हमारे पास, ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन हमें इन 2 कंडीशन के हिसाब से चलना है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज़ ए बॉय, एट लीस्ट वन ऑफ दैम इज़ ए बॉय। तो
अगर ये वाली कंडीशन ऑलरेडी हो चुकी है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, तो ये बन जाएगा अब नया सैंपल स्पेस, ठीक है। क्योंकि हम उन्हीं देखो यहाँ पे हमें क्या करना है कि फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब फेवरेबल इवेंट आपको दोनों जो है बॉय ही चाहिए। फेवर में क्या है, हमारा इवेंट क्या होना है कि दोनों ही बच्चे जो है वो बॉय होने चाहिए। तो दोनों ही बच्चे अगर बॉय हो जाते हैं तो वो हो जाएगा हमारा फेवरेबल इवेंट, है ना। तो दोनों बच्चे बॉय होने के फेवरेबल इवेंट कितने हो सकते हैं, केवल एक ही पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब है कि दोनों बच्चे बॉय होने के लिए फेवरेबल इवेंट कितना है, 1 है, ठीक है। दूसरा, अब टोटल इवेंट्स हमें कंसिडर करने हैं। देखो दोनों बच्चे अगर बॉय होने हैं, एक तो ऑलरेडी बॉय है, ठीक है, तो एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज ए बॉय। तो अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल इवेंट्स क्या बनेंगे, ये गर्ल वाला तो कैंसिल कर देंगे, है ना, क्योंकि एटलीस्ट एक हमें लड़का चाहिए। तो एटलीस्ट एक अगर लड़का होगा तो 1 2 3 ये बनेंगे आपके सैंपल स्पेस, इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे, समझ गए बात, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता है, ये टोटल इवेंट में काउंट नहीं होगा। ये तो यहीं पर रिजेक्ट हो गया। कहाँ पे रिजेक्ट हो गया, जब उसने कहा कि एटलीस्ट वन ऑफ दैम इज ए बॉय, तो ये रिजेक्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे टोटल इवेंट्स जो है ये हो सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से आ गया 1/3, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको इसी तरह से भी करके दिखाऊंगा। और तो एक ही फॉर्मूला है फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, दूसरा कोई फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी में है ही नहीं, ठीक है। आगे भी आप पढ़ोगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मैं आपको दोनों तरीक़ों से ही क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ओके, नंबर 3 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या दिया है कि एक सैम्पल स्पेस है 10 कार्ड्स नंबर 1 to 10, 1 to 10 कार्ड के हम नंबर के हमारे पास कार्ड हैं, तो उसका सैम्पल स्पेस हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक। अब उसने क्या दिया है कि मिक्सड अप थोरोली एंड दिस देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, इट इज़ नोन दैट द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। तो नॉन इवेंट क्या है कि जिसमें नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3, तो इसको हमने F मान लिया। तो नंबर ऑन द कार्ड मोर देन 3 कितना आ जाएगा, 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरा उसने हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड दैट इट इज़ एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ वंस F इज ऑकर्ड हमें फाइंड करना है। तो इवेंट क्या है कि वो जो नंबर हमने जो कार्ड ड्रॉ किया है वो नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर इसमें से कौन कौन से नंबर हैं, इसके सपोर्ट में कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं, 2 4 6 8 और 10, ये हो जाएगा आपका इवन नंबर का सेट। तो अभी क्या करना है हमें, फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, ये वाला ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, या ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स से डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा यहाँ पे, ई इंटरसेक्शन एफ निकालोगे तो ये आ जाएगा 4 6 8 और 10, ठीक है। तो यहाँ पे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आप फाइंड कर लो एन एफ कितना है यहाँ पे, 7 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से जो प्रोबेबिलिटी आ गई ई इवेंट की, जब एफ ऑलरेडी ओकर्ड हो चुकी है, तो वो क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन 4/7। तो ये आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसको वन शॉट में कैसे कर सकते हो आप, देखो पहली चीज़ क्या है कि नंबर ऑन द कार्ड इज़ मोर देन 3। तो लेस देन 3 वाले 3 या 3 से लेस देन जितने भी हैं वो सैंपल स्पेस में छोड़ देने हैं हमें, ठीक है। तो पी ई ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स, ठीक है, टोटल इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स कितने हो सकते हैं, जब कार्ड पे नंबर 3 या 3 से बड़ा हो, तो कितने हो सकते हैं, टोटल इवेंट हो सकते हैं आपके पास 7। बट मतलब इसके फेवर में क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 3 इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं। तो ग्रेटर देन 3 इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं हमारे पास, 4 6 8 और 10 हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो फेवरेबल इवेंट्स आ गए आपके वो कितने आ गए यहाँ पे
4 आ गए। तो इसको वन शॉट में आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 भी बिल्कुल इसी तरह से सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों तरीक़ों से उसको भी करेंगे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है कि एक स्कूल के अंदर टोटल 1000 स्टूडेंट है। उस 1000 स्टूडेंट में से 430 गर्ल्स हैं और 570 वहाँ पे बॉयज़ हैं। उन 430 गर्ल्स का 10% जो है वो क्लास 12 के अंदर स्टडी करता है। तो इसका कैलकुलेशन किया तो कितना है, 430 गर्ल्स जो है वो क्लास 12 के अंदर स्टडी कर रही हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि वहाँ से क्या होता है, रैंडमली एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है। तो वो स्टूडेंट क्लास 12th में पढ़ता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, जबकि सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑलरेडी एक गर्ल है। तो जो इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है उसको हमने F मान लिया कि चूजन स्टूडेंट इज़ ए गर्ल, और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है वो इवेंट हमने मान लिया कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, ठीक है। तो अब हमें PE वंस एफ ओकर्ड फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन दोनों का हमें पता होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो क्लास 12th में भी हैं और गर्ल भी हैं। कितने स्टूडेंट हैं, ओनली 43 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। और सैम्पल स्पेस कितने का है हमारे पास, 1000 का। तो टोटल स्टूडेंट जो है 1000 है। तो ये PE इंटरसेक्शन F कितना आ गया, 0.43 आ गया। समझिए बात, 0.043, 0. तो ये आ गया आपका 0.043, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ F इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी थोड़ा फाइंड कर लेते हैं। F इवेंट क्या है कि चूजन स्टूडेंट जो है वो गर्ल होनी चाहिए। उसका फेवरेबल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, 430 पॉसिबिलिटीज़ उसके फेवर में रहेंगी, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 1000 है ना। तो ये आ गया। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद कितना आता है, 0.43 आता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, PE फाइंड करना है, जबकि F ऑलरेडी हो चुकी है। तो इसके लिए आ जाएगा 0.043 अपॉन 0.43, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.1। तो हमने फाइंड कर लिया कि वो स्टूडेंट अगर गर्ल भी है और 12th क्लास में भी पढ़ रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है कितनी है, 0.1 आ गई। ओके, तो अब एग्जाम्पल 5 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या कहता है कि उसने क्या किया है कि 3 सिक्के एक साथ, 3 डाइस को एक साथ फेंका। तो डाइस फेंकने के बाद में अब ए इवेंट को उसने बोला है कि ए इवेंट है 4 ऑन द थर्ड रो, मतलब 4 ऑन द थर्ड थ्रो। जब उसने थ्रो किए डाइस को तो जो थर्ड थ्रो है, थर्ड थ्रो में डाइस पे जो है 4 आना चाहिए, उससे पहले कभी भी 4 नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरी जो इवेंट है उसने बोला है कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। थर्ड थ्रो में कुछ भी आ सकता है। तो ये 2 इवेंट दिए हैं उसने, और हमें फाइंड करना है PA का प्रोबेबिलिटी वंस B इज ओकर्ड। तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले A सेट चाहिए, उसके बाद B सेट बनाएंगे, उसके बाद A इंटरसेक्शन B लिखेंगे। तो ऐसे हमें एलिमेंट चाहिए जिसमें के 3 थ्रो में 4 सबसे लास्ट में आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, देखो 1 1 4 हो सकता है ना, 1 2 4 हो सकता है, 1 3 4 हो सकता है, 1 4 4 हो सकता है, 1 5 4 हो सकता है, 1 6 4 हो सकता है ना। और अब 1 वाले ख़त्म हो गए, अब हम लिखते हैं 2 1 4। अब मैं वो एलिमेंट लिख रहा हूँ जिसमें थर्ड थ्रो में 4 आ रहा है, ओनली वो एलिमेंट जिसमें थर्ड थ्रो में 4 आ रहा है। तो 2 1 4 2 2 4 2 2 4 2 3 4 और 2 4 4 2 5 4 2 6 4, ठीक है। उसके बाद
314 हो सकता है, 324 हो सकता है, 334 हो सकता है, 344 हो सकता है, 354 हो सकता है, 364 हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम यहाँ पे लिख देंगे 364 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 464। ओके, 364 हो गया। ओके, 3 वाला था। अब हम लिख देंगे 414, 424, 434, 444, 454 और 464। ठीक है, अब 5 वाला लिख दो, 514, 524, 534। टोटल हम लिख रहे हैं एलिमेंट जो कि सेट के अंदर होने चाहिए, 554, 564, एक हो जाएगा 614, 624, 634, 644, 654 और 664। ठीक है, तो इस सेट ए के अंदर ये सब एलिमेंट हो सकते हैं, यही एलिमेंट होंगे सेट ए के अंदर। सेट बी के अंदर क्या है, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो। तो 6 और 5 तो फिक्स हैं, फर्स्ट और सेकंड पे 6 5 ही रहेंगे। तो थर्ड में क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखो आप सारे एलिमेंट देखो, इसमें भी लास्ट में 4 नहीं है, इसमें भी लास्ट में 4 नहीं है, इसमें 4 नहीं है, तो केवल इसी एलिमेंट में 4 है, क्योंकि इस ए के अंदर वो एलिमेंट है जिसमें लास्ट में 4 है। तो ये 654 और 654 दोनों यहाँ पे कॉमन है, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 654 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे एन, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या फाइंड करना है हमें, एन बी कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6, तो एन बी आ जाएगा आपका 6। तो फॉर्मूला लगा दो वो, तो पी ए बी आ जाएगा आपका 1 है आपका इंटरसेक्शन में एलिमेंट और बी में एलिमेंट है 6, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/6 आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट तरीका भी क्या है, शॉर्टकट तरीका क्या है कि ये सेट आपको क्या लेना है कि 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो जितने भी एलिमेंट होंगे थर्ड थ्रो के ऊपर उन सबको क्या करेंगे हम, वो टोटल इवेंट हो जाएंगे। और 6 एंड 5 ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड थ्रो, और थर्ड थ्रो पे क्या हो जाएगा, 6 एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो, 6 एंड 5 ऑन द सेकंड थ्रो जो एलिमेंट होंगे वो हो जाएंगे उसके फेवरेबल इवेंट। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएंगे इसके फेवरेबल इवेंट, तो फेवरेबल इवेंट 6 हो जाएंगे और टोटल इवेंट जो है आपके ये हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें 4 जो है वो थर्ड थ्रो पे आ रहा हो, तो टोटल इवेंट हो जाएंगे आपके 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6। तो ये शॉर्टकट तरीके से भी ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका बोर्ड के एग्जाम में नहीं चलेगा। अब उसके बाद देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है कि ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। तो ये चीज़ उसने कह दी कि भाई उस डाइस के ऊपर जब हम उसको दो डाइस को जब थ्रो करते हैं तो दोनों का सम जो है वो 6 आता है। तो ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो एक इवेंट हो गई कि वो डाइस पे जब दो डाइस को एक साथ फेंका तो उसके सम जो है दोनों का डिजिट का अगर सम करें तो वो 6 आ गया। तो ये इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज़ अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि नंबर 4 कम से कम एक डाइस पे नंबर 4 आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे दो इवेंट बन गई। ई इवेंट क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि 4 appeared at least once, कम से कम एक 4 जरूर होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, इसलिए हम उस इवेंट को ई इवेंट मान रहे हैं। एफ इवेंट क्या है कि सम ऑफ डिजिट्स इज 6, सम ऑफ डिजिट्स इज 6। तो
अब यहाँ पे दो सेट हम बना लेंगे। एक ई सेट कौन सा बनेगा, इसमें ऐसे नंबर होंगे, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें एक बार, कम से कम एक बार 4 नंबर आया हो। ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं, 1 4 हो सकते हैं, 4 1 हो सकते हैं, दोनों के अंदर 4 एक बार आ चुका है। उसके बाद 2 4 हो सकता है और 4 2 हो सकता है। ठीक है, उसके बाद 3 4 हो सकता है, 4 3 भी हो सकता है ना। उसके बाद 4 4 भी हो सकता है। ओके, कम से कम एक बार 4 आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा के तो उसने कुछ लिमिटेशन दिया नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने बार आ सकते हैं, नहीं आ सकते। उसके बाद 5 4 आ सकता है और 4 5 आ सकता है, 6 4 आ सकता है और 4 6 आ सकता है। ठीक है, तो ई सेट के अंदर इतनी सारी सिंपल इवेंट्स हो गई। अब एफ निकाल लो। एफ कौन सा है कि सम ऑफ डिजिट इज 6, डिजिट्स का जो सम है वो 6 होना चाहिए। तो 1 और 5 का सम 6 होता है, 5 1 का सम भी 6 होता है, 2 4 का सम 6 होता है, 4 2 का सम 6 होता है, 3 3 का सम 6 होता है। ठीक है, 4 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 1 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो ये यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ टोटल हो गई कि एफ़ में जो है इतने एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ़ निकाल लो। ई इंटरसेक्शन एफ़ कितना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पी ई वंस एफ ओकर्ड, तो फॉर्मूला जो है ये वाला लगेगा। ओके, ई इंटरसेक्शन एफ़ निकाल लो, कितना हो जाएगा। कहीं पे कोई है इंटरसेक्शन, देख लेते हैं। देखो एक तो ये दिख रहा है मुझे 2 4 2 4, एक है 4 2 4 2। ठीक है, और कोई नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें किसी में भी 4 नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो ये यहाँ पे कितना आ गया, 2 4 और 4 2, समझ के बात। तो ये आ गया ई इंटरसेक्शन एफ। तो अगर हम एन निकालें, एन ई इंटरसेक्शन एफ, तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, और एन ऑफ एफ कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो सिंपल जो पी ई एफ ओकर्ड, तो वो हो जाएगा 2/5। ठीक है, आए समझ में, सिंपल सा है। ओके, नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है कि कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। देखो मैथ्स का कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, जब भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जो चीज़ें वहाँ पे गिवन हैं उन चीज़ों को आप लिखते रहो। ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में ही आपको आंसर समझ में आएगा कैसे करना है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा, कैसे होगा। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है पहले आपको जितना भी समझ में आ रहा है उसको जो है अपनी कॉपी में या बोर्ड पे लिखना है। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन दिया है, जो भी आपको समझ आ रहा है, पहले उसको लिख दो। तो क्या दिया है उसने, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। एक कॉइन टॉस किया जाता है, इफ द कॉइन शोज हेड। अब देखो जब कॉइन टॉस होगा तो उसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, एक तो हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, अब इससे आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसने क्या दिया है। तो इफ द कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन। अब अगर वो हेड दिखाता है तो उसको फिर अगेन टॉस करना है। तो जब अगेन टॉस करेंगे तो क्या हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ठीक है, इसका मतलब एक हेड तो ऑलरेडी है आपके पास, तो यहाँ पे आ जाएगा हेड हेड, दोनों बार हेड आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हेड तो ऑलरेडी था, तो ये आ जाएगा टेल। दूसरी जब थ्रो करी आपने तो उसमें आ गया टेल। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी थी हाफ, तो अब उस हाफ का भी हाफ प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/4, और ये प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/4। बात आई समझ में, क्योंकि दोनों को जुड़ने के बाद में ये जहाँ जितनी स्टार्टिंग वाली प्रोबेबिलिटी थी उतनी हो जानी चाहिए, तो 1/4 + 1/4 जो है 1/2 हो जाती है। उससे आगे क्या कहता है, हेड आया तो हमने उसको दोबारा उछाल दिया, दोबारा उछाला तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। ओके, अगेन बट इफ इट इज
इफ इट शोज टेल, अगर वो टेल आता है तो क्या करना है, देन थ्रो ए डाई, जब हम डाई थ्रो करते हैं तो क्या होगा, अब डाई जब थ्रो करेंगे तो यहाँ पे 6 पॉसिबिलिटीज होंगी, है ना। 6 कैसी कैसी पॉसिबिलिटी होंगी, या तो टेल के साथ 1 आ सकता है, टेल के साथ 2 आ सकता है, टेल के साथ 3 भी आ सकता है, टेल के साथ 4 भी आ सकता है, टेल के साथ 5 भी आ सकता है, और टेल के साथ 6 भी आ सकता है। तो ये इसकी मैक्सिमम इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, ये 1/2 था, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 6 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/12 आ जाएगी, क्योंकि 1/6 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी और 1/2 ही है इसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम। तो यहाँ पे 1/12 हो जाएगी सबकी प्रोबेबिलिटी। ये चीज़ अगर समझ में ना आ रही हो तो क्लास 11th का लेक्चर जाके देखो, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बना दिया हमने इसका ट्री डायग्राम। तो ट्री डायग्राम बनाने से चीज़ें जो है बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, अब हमें 2 इवेंट वहाँ पे दी होंगी, अब उसको पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है वो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसने पहले ही दे दिया कि जिससे कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4। तो ई जो इवेंट है जो आपको फाइंड करनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी, वो क्या कह रहा है, द डाई शोज नंबर ग्रेटर देन 4, द डाई शोज ए नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं अब हम। ग्रेटर देन 4 जो शो कर रहा है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ग्रेटर देन 4 तो ओनली T5 और T6 ही है ना। तो ये हो जाएगा आपका T5 और T6 साथ के साथ लिख लिया हमने इस सेट को। ओके, तो ये आ गया सेट E। दूसरा क्या कह रहा है वो, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। तो F क्या हो जाएगा, ये गिवन वाली कंडीशन क्या हो जाएगी कि देयर इज 1 टेल। तो ऐसी कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें 1 टेल है, वो देख लो। F सेट वो हो जाएगा। तो 1 टेल किस किस के अंदर है, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे भी 1 टेल है, तो ये हो जाएगा हेड टेल, एक तो ये हो गया हेड टेल, एक हो जाएगा T1, T2, T3, T4, T5, T6 और T6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका सेट F हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है E इंटरसेक्शन F। E इंटरसेक्शन F कितना आ जाएगा, T5 एंड T6। तो ये आ जाएगा T5 एंड T6। ठीक है, ये आ गया आपका E इंटरसेक्शन F। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि P ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF। ठीक है, ओके। अब E इंटरसेक्शन F का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ट्री डायग्राम से ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी, देखो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, जबकि T1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है, T2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। तो यहाँ पे क्या है कि सारी की सारी जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है। ठीक है, तो इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं है, लेकिन जो ये सेट बनाया हमने E इंटरसेक्शन F, तो इसमें क्या करेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम। आपको देखो हमने क्लास 11th के अंदर पढ़ाया था कि किसी भी सिंपल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी अगर हम ऐड करेंगे, ठीक है, ये सैंपल स्पेस है, E इंटरसेक्शन F मान लेते हैं एक सैंपल स्पेस है, तो इसमें एक एलिमेंट ये है, एक सिंपल इवेंट ये हो रही है, एक सिंपल इवेंट ये हो रही है। तो अगर दोनों सिंपल इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम ऐड कर देंगे तो वो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, ये क्लास 11th के अंदर पढ़ चुके हैं हम। तो यहाँ पे जो P E इंटरसेक्शन F होगा वो क्या होगा, T5 और T6 की प्रोबेबिलिटी। T5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12, T6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12, तो ये आ जाएगा 2/12 यानी कि 1/6। तो E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी आपकी ये आ गई।
ओके, अभी हमें फाइंड करना है पी एफ की प्रोबेबिलिटी। तो पी एफ क्या है, पी एफ ये है, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, तो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करके और सबको ऐड कर दो तो पी एफ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, एफ की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो एच टी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 प्लस T1 की प्रोबेबिलिटी, ये तो सब जो है 1/12 1/12 6 टाइम्स है ना, 6 टाइम्स उसको जो है 12 को ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको मैं सारे को कितना लिख दूं, 1/2 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2, यहाँ पे 4 एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 यानी कि 3/4। तो पी एफ कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो अब यहाँ पे पी ई वंस एफ ऑकर्ड कितना आ जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 1/6 और पी ऑफ एफ कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3 × 6, ठीक है। इसको जो है आप डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6, तो ये आ जाएगा 2/9, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो सेम वे में आपको जो है एक्सरसाइज नंबर 13.1 करनी है। अगर 13.1 एक्सरसाइज में कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। कोई अगर लेक्चर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा। कोई सजेशन होगा इस लेक्चर को लेके तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। पहली कंडीशन क्या है, पी एस, एस क्या है, एस है सैम्पल स्पेस, एफ कोई इवेंट है, ठीक है। तो पी एस, एस की प्रोबेबिलिटी जब एफ ऑलरेडी ओकर्ड है और एफ की प्रोबेबिलिटी जब एफ ऑलरेडी ओकर्ड है तो वो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। चलो इसको पहले प्रूव कर लेते हैं। देखो इसका जो आपने पढ़ा है पी एस वंस एफ ऑलरेडी ओकर्ड, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब एस इंटरसेक्शन एफ कितना होता है, एस और एफ का इंटरसेक्शन एफ ही होगा, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको देख लेते हैं अब इस वाले को कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ वंस एफ ऑलरेडी ओकर्ड, इसको लिख सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, एफ के बराबर आएगा अपॉन पी एफ, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1। तो ये आगे इसकी कंडीशन नंबर प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसको देख लेते हैं, अगर दो इवेंट का यूनियन है और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वंस एफ ऑलरेडी ओकर्ड, ए बी एंड एफ 3 इवेंट दे दिए उसने, ठीक है। और हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए यूनियन बी की वंस एफ ऑलरेडी ओकर्ड। तो इसको अब कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या कहता है आपका, पी ए यूनियन बी वंस एफ ऑलरेडी ओकर्ड, तो इसको फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन एफ, यही होता है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा सेट थ्योरी के अंदर कि हम इसको जो है क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ लगा के हम इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, ओके। तो ए इंटरसेक्शन एफ और यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है अपॉन पी एफ, ओके। अब प्रोबेबिलिटी का हम पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो हम इसको उसी के हिसाब से खोल देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ माइनस दोनों का इंटरसेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करेंगे, बी इंटरसेक्शन एफ के साथ, ठीक है। और इसको सबको डिवाइड करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। अब इसको सेपरेट करके लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस, अब देखो ए इंटरसेक्शन एफ और उसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एफ के साथ करना है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं, है ना, ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ कर दिया, एफ के साथ, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है, अपॉन पी एफ। समझ गए बात, सेट थ्योरी से बड़ा सिंपल है, समझ में आ जाएगा आपको। अब इसको देखो, इसको क्या लिखा जा सकता है, पी ए वंस एफ ऑकर्ड, ए इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ को क्या लिख सकते हैं, पी ए वंस एफ ऑकर्ड प्लस इसको लिख सकते हैं पी बी वंस एफ ऑकर्ड माइनस इसको लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी वंस एफ ऑकर्ड, ठीक है। तो ये बन गया आपका, ये प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। तो ये होती है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, सेम है जैसे ये है, आपने ध्यान रखिए, उसी तरह से उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, बस एफ इवेंट ओकर्ड आ गया इसमें, तो इसमें भी ए एफ इवेंट ओकर्ड, बी एफ इवेंट ओकर्ड, ए इंटरसेक्शन बी एफ इवेंट ओकर्ड। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए भी ये फॉर्मूला बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। अभी हम ये थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाले में क्या कह रहा है कि पी ई डैश ई कॉम्प्लीमेंट, ई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि देखो पहले ये चीज़ समझ लो आप कि कोई अगर सेट लिया हमने, ये यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को यहाँ क्या कह रहे हैं, सैंपल स्पेस कह रहे हैं। तो अगर ये ई सेट है, ये अगर ई सेट है तो जितना भी ई के बाहर है, ये वाला जो सेट है वो क्या हो जाएगा, ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये सेट को क्या कहेंगे हम, ई कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो अगर ई और ई कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर देंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर आ जाएगा, है ना। बात आई समझ में। तो हमने जो प्रॉपर्टी फर्स्ट से क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टी वन क्या कहती है कि पी एस एफ कितना दिखाया उसने, 1 दिखाया है ना। तो एस को क्या कह सकता हूं मैं, पी एस को मैं कह सकता हूं यूनियन, किसका यूनियन, ई और ई डैश का यूनियन कह सकता हूं, है ना। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं, फॉर्मूला लगा दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो ये हो जाएगा पी ई यूनियन ई डैश और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, एफ के साथ करना है, अपॉन हो जाएगा यहाँ पे पी एफ, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 1। समझ आई बात। तो ये हो जाएगा आपका पी ई यूनियन ई डैश इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, क्योंकि ई यूनियन ई डैश और ई यूनियन ई डैश कैसे हैं, ये कैसे सेट हैं दोनों, ये दोनों हैं आपके डिसजॉइंट सेट, ठीक है। ये दोनों सेट हैं हमारे डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट को अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या आता है, डिसजॉइंट सेट का इंटरसेक्शन क्या आता है, वो आ जाएगा आपका 0 फाई सेट, है ना। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां से इसको सेकंड प्रॉपर्टी से लिख लो, इसको जो है सेकंड प्रॉपर्टी यहां पे लगा लेते हैं हम। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, पी ऑफ ए यूनियन बी, डिसजॉइंट सेट है तो इसका मतलब क्या है कि ई और ई डैश का अगर हम इंटरसेक्शन करते हैं तो कितना आएगा,
फाई आएगा, ठीक है। और डिसजॉइंट सेट के लिए क्या होता है, अगर देखो यहाँ पे ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट हों तो ये इंटरसेक्शन भी फाई हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन जब फाई हो जाएगा तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स देन ए एंड सेट नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम इसको इवेंट कहेंगे, डिसजॉइंट इवेंट, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फाई। सो ये फॉर्मूला जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पी ए यूनियन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा तो ये बनेगा पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो ये जो है आपका अगर इवेंट आपके डिसजॉइंट हो तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो यही चीज़ आ रही है कि ई और ई डैश कैसे इवेंट है, ई और ई डैश दोनों डिसजॉइंट इवेंट्स हैं। तो डिसजॉइंट इवेंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए और पी भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसको सिंपली हम ये लिख लेते हैं कि पी ई वंस एफ ओकर्ड प्लस पी ई डैश वंस एफ ओकर्ड इज इक्वल टू 1, ठीक है। फ्रॉम सेकंड प्रॉपर्टी से हमने इसको ये लिख दिया, ठीक है। बिकॉज ई एंड ई डैश आर डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट इवेंट हैं दोनों, तो हमने उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो अब सिंपली क्या देख रहे हो आप कि पी ई डैश वंस एफ ओकर्ड इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई वंस एफ ओकर्ड इज इक्वल टू दिस। तो ये आ गई आपकी थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आई होप कि तीनों प्रॉपर्टी आपको समझ आई होंगी। ये प्रूव करने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि दोनों इवेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, अगर मान लेते हैं एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है, तो दोनों इवेंट के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सो दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है। मतलब ए इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पी बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इनटू ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी, जबकि बी इवेंट ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखो इसका प्रूफ देख लेंगे। जो आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पीछे पढ़ी है, बस उसी का ये एक्सटेंशन है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ी है कि भाई पी ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ओकर्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये हम पढ़ चुके हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। और अगर हम बी की प्रोबेबिलिटी निकालें जबकि ए ऑलरेडी हो चुका है, तो वो क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी की क्या वैल्यू आती है। पी ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आती है वो आती है पी बी इंटू पी ए, जबकि बी ऑलरेडी ओकर्ड हो चुका है। और यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आती है, यहाँ से आ जाएगी पी ए, जबकि बी ऑलरेडी इंटू पी बी वंस ए ऑलरेडी ओकर्ड, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, जस्ट एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक्सटेंशन है कि दोनों इवेंट के साइमल्टेनियसली होने की, साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, एक के बाद एक इवेंट हो रहा है, ठीक है। पहले एक इवेंट हो रही है, उसके बाद दूसरी इवेंट हो रही है, तो दोनों इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो हम इस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो आइए अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले हम एग्जांपल नंबर 8।
एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या कहता है कि एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 वाइट बॉल। एक अर्न है जिसके अंदर 10 तो ब्लैक बॉल है और 5 है यहाँ पे वाइट बॉल्स, ठीक है। तो 2 इवेंट दे दिए उसने। कौन कौन से इवेंट दे दिए? एक तो 10 ब्लैक होने का इवेंट और एक है 5 वाइट बॉल है हमारे पास। तो एक इवेंट हो गया आपका ब्लैक बॉल का इवेंट और एक हो गया वाइट बॉल का इवेंट। तो ये कहता है 2 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द अर्न आफ्टर वन अदर विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट जो है, हमने 2 बॉल निकाली। पहले एक बॉल निकाली, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? दोनों की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें, ठीक है। और ये विदाउट रिप्लेसमेंट है, मतलब एक हमने निकाल ली, उसके बाद दूसरी हम निकाली, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी ब्लैक होने की क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इवेंट मान लेते हैं कि ए क्या इवेंट है? ए इवेंट है आपकी चूजन बॉल इज ब्लैक, चूजन बॉल इज ब्लैक, ठीक है, ओके। और बी क्या है? ए है आपकी फर्स्ट चूजन बॉल इज ब्लैक, ठीक है। और बी क्या है? बी है आपकी सेकंड चूजन बॉल इज ब्लैक, ठीक है। सेकंड चूजन बॉल इज ब्लैक, ये है आपकी बी प्रोबेबिलिटी, बी इवेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? अगर पहली बॉल हमने ड्रॉ करी तो पहली बॉल कितने बॉल में से ड्रॉ कर रहे हैं हम? टोटल बॉल है हमारे पास 15, तो जो टोटल इवेंट है वो 15 आ जाएंगे, है ना। और फेवरेबल इवेंट ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 10/15 यानी कि 2/3। समझ में आई बात? ओके। अब ये बॉल तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, अब दूसरी बॉल हमें निकालनी है, सेकंड बॉल। तो इसका मतलब क्या है कि पी बी की प्रोबेबिलिटी, जबकि ए ऑलरेडी हो चुका है ना, तो वो क्या हो जाएगी? अभी देखो टोटल बॉल कितनी बचेंगी हमारे पास, क्योंकि एक बॉल इसमें से निकल चुकी है। तो टोटल थी हमारे पास 15, तो एक बॉल इसमें से निकल जाएगी, तो उसके बाद कितनी बचेंगी? टोटल 14 बचेंगी। और क्योंकि पहली बॉल ब्लैक है ऑलरेडी, है ना, तो अभी कितनी ब्लैक बॉल बचेंगी? यहाँ पे 9 ब्लैक बॉल बचेंगी। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 9/14, ठीक है। अब दोनों की ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दोनों बॉल ब्लैक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो कि PA इंटू PB, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/3 इंटू 9/14, 2 7 जा 14, 3 3 जा 9, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3/7। तो ये है इसका प्रैक्टिकल यूज़, ठीक है। इस तरह से हम जो है इन क्वेश्चंस को करते हैं, ओके। और ओके, तो अभी हम देख लेते हैं कि इवेंट, अगर यह देखो यहाँ पे तो 2 इवेंट थी हमारे पास, 2 इवेंट एक के बाद एक इवेंट घटित हो रही है। अब अगर 3 इवेंट हो हमारे पास, तो 3 इवेंट के लिए क्या होगा? 3 इवेंट के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम यही कंसेप्ट होगा। कैसे? तो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C वंस A इंटरसेक्शन B एज हैपेंड, ठीक है। ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, A इंटरसेक्शन B ऑलरेडी हो चुका है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है कि PC A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अब A इंटरसेक्शन B, हम देखो इसको मैं लिख सकता हूँ P ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C अपॉन PA इंटरसेक्शन B को क्या लिख सकते हैं हम? वहाँ से लिख दो PA इंटू PB वंस A ओकर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे PA इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा आपका PA
और P B once A occurred, और यहाँ पे P C once A intersection B is occurred। ठीक है, तो ये फॉर्मूला 3 इवेंट के लिए हो गया, जब एक के बाद एक इवेंट होती जा रही है। अगर यहाँ पे 4 इवेंट होंगी तो क्या हो जाएगा, पी ए पी बी बाई ए, ठीक है, पी सी बाई ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब यहाँ पे डी भी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 इवेंट हो रही है हमारे पास, तो सिंपली हमें क्या करना है कि एक के बाद एक इवेंट होते जा रही है। ओके, तो यहाँ पे पी ए आ जाएगा, पी बी आ जाएगा जबकि ए हो चुका है, फिर पी सी आ जाएगा जबकि ए और बी दोनों हो चुकी हैं, फिर यहाँ पी डी आ जाएगा जबकि ए बी सी तीनों इवेंट हो चुकी हैं। ठीक है, समझ में आई बात? तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। ओके, अब ये 3 इवेंट का कंसेप्ट भी हम समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अभी जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे एग्जाम्पल नंबर 9। तो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कहता है कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो यहाँ पे एक चीज़ वो बार बार कह रहा है कि रिप्लेसमेंट नहीं हुई है। रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कार्ड आपने निकाल लिया, उसके बाद उसको दोबारा उसमें नहीं डाला जा रहा है। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट कार्ड एक निकाला गया फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग। ठीक है, तो 2 जो कार्ड निकले वो कौन से निकले, किंग निकले। तो ए है फर्स्ट किंग। ठीक है, फर्स्ट किंग होने की जो इवेंट है वो ए है, और बी क्या है, बी भी कह रहा है कि बी को भी ये कह रहा है कि किंग होना है। ठीक है, तो ए है कि चूजन कार्ड इज ए किंग। तो यहाँ पे 3 इवेंट देगा आपको, 3 कार्ड निकालने हैं आपको। तो पहला है चूजन कार्ड इज ए किंग। ठीक है, दूसरे में भी वो कह रहा है कि वहाँ भी आपको किंग ही निकालना है, कि चूजन कार्ड इज ए किंग। और तीसरे इवेंट में क्या कह रहा है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड ड्रॉन इज एन एस। तो चूजन कार्ड इज एन एस, इज एन एस। ठीक है, तो आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पी ए क्या हो जाएगा भाई, टोटल किंग कितने हैं हमारे पास, टोटल किंग होते हैं कार्ड के अंदर 4, और टोटल पत्ते कितने होते हैं हमारे पास 52। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई 1/13। ठीक है, अब निकालेंगे हम पी बी, जबकि ए ऑलरेडी ओकर्ड हो चुका है। तो अगर किंग पहला निकल चुका है तो किंग अब टोटल कितने बचेंगे हमारे पास, 3 बचेंगे। और 52 कार्ड्स थे, अभी कितने कार्ड है हमारे पास, 51 है, क्योंकि एक कार्ड ऑलरेडी कम हो चुका है। तो ये आ जाएगा 51। ओके, अब सी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जबकि ए और बी दोनों ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अभी कार्ड कितने हैं हमारे पास, 2 कार्ड निकल चुके हैं, तो अभी कार्ड बचे हमारे पास 50, और टोटल एस कितने हैं हमारे पास, टोटल एस है हमारे पास 4। ठीक है, तो ये आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि 2/25। अब मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, आपको निकालना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा 1/13 इंटू 3/51 इंटू 2/25। ठीक है, तो ये आंसर जो कैलकुलेट करके जो आएगा आपका, वो आएगा 2/5525, 2/5525। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास 2 इवेंट हैं या 3 इवेंट हैं या 4 इवेंट हैं। अगर एक के बाद एक इवेंट होती जा रही है तो सिंपली उनकी हम मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी, अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालें और दोनों की इवेंट की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, तो ऐसी इवेंट्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि जब 2 इवेंट हो रही है
तो एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करे, तो ऐसी इवेंट्स को कहते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो ये 2 इवेंट्स के लिए भी ट्रू है और ये 3 इवेंट्स के लिए भी ट्रू है। अगर 3 इवेंट्स का हम इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और वो आ जाए पी ए पी बी और पी सी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, सो वी कैन से दैट ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल्स देखने के बाद में ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि 2 इवेंट कब इंडिपेंडेंट होती हैं, कब इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 10। तो 10th एग्जाम्पल क्या कहता है कि ए डाई इज थ्रोन। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है कि ए डाई इज थ्रोन इफ ई इज द इवेंट द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। जब डाई को हम थ्रो करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा हमारा, 1 2 3 4 5 6, और एक इवेंट ई है। ई वो कह रहा है कि द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3। द नंबर अपीयरिंग इज ए मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 होता है और 6 होता है। ठीक है, और एक एफ इवेंट दी है उसने कि एफ बी द इवेंट, एफ इवेंट क्या दी है, द नंबर अपीयरिंग इज इवन। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 4 एंड 6। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि भाई आप बताओ मुझे कि ई और एफ क्या इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंडिपेंडेंट इवेंट कब होंगी, जब हम पी ए पी बी निकालें और ए इंटरसेक्शन बी निकालें और हम पता कर लें कि ये क्या मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। तो सबसे पहले हम ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे पी ई कितना आ जाएगा, 2/6 दैट इज़ 1/3। पी एफ कितना आ जाएगा, दैट इज़ 3/6 दैट इज़ 1/2। और पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा 1/6। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 1/3, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 होता है। तो इसका मतलब है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एफ। सो ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से हमें चेक करना होता है कि ई और एफ 2 इवेंट हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट हैं कि नहीं हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 11 हम देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कहता है, एग्जाम्पल नंबर 11 कहता है कि एन अनबायस्ड डाइस थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस है जिसको हम 2 बार थ्रो करते हैं, तो सैंपल स्पेस कुछ बनेगा। 2 बार डाइस अगर थ्रो होती है तो 6 × 6 टोटल पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि 36। ठीक है, तो अब वो सेट ए कह रहा है कि सेट ए कैसा बनेगा, लेट द इवेंट ए बी ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ए जो सेट है उसमें ओड नंबर फर्स्ट थ्रो पे बन रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है 1 1। क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको लिख लेते हैं। ए क्या है आपका, ओड नंबर ऑन द फर्स्ट थ्रो। ठीक है, पहली थ्रो में आपको ओड नंबर मिलना चाहिए, तो 1 1 हो सकता है। ठीक है, 3 3 1 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 6 1 हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसके बाद 3 1 हमने लिख दिया ऑलरेडी, अब 2 लिखते हैं। ठीक है, 1 2 हो सकता है, और क्या हो सकता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए, आराम से इजी हो जाए हमारे समझने के लिए। तो ये हो सकता है 1 2 1, 3 हो सकता है, 1 4 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, और 1 6 हो सकता है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका, 3 2 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा,
36 हो जाएगा। ये मैंने इस तरह इसलिए बनाया कि जिससे आपको समझने में आसानी रहे। 5 2 5 3 5 4, ठीक है, 5 5 5 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट थ्रो में ओड नंबर आना चाहिए, तो ये नहीं बनेगा फिर, ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा ना, क्योंकि ओड नंबर ही होना चाहिए फर्स्ट थ्रो में। तो ये टोटल ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, है ना। उसके बाद सेट बी जो दिया है वो लिख लेते हैं। बी में कह रहा है कि बी द इवेंट ओड नंबर ऑन द सेकेंड थ्रो। अब बी कैसी इवेंट है जिसमें ओड नंबर जो है सेकेंड थ्रो में आएगा। तो सेकेंड थ्रो में ओड नंबर आएगा तो यहाँ पे हो सकता है, देखो यहाँ तो फर्स्ट थ्रो में कुछ भी हो सकता है, तो फर्स्ट थ्रो में 1 1 भी हो सकता है ना, और लेकिन सेकंड में ओड ही होना चाहिए, तो ये 1 3 हो सकता है, 1 5 हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सेकंड नंबर पे ध्यान रखना है हमें, ये क्या है, सेकंड थ्रो इज ओड नंबर, सेकंड थ्रो जो है वो आपका ओड नंबर होना चाहिए, तो 1 3 5 हो सकता है। उसके बाद 2 1 2 3 2 5 हो सकता है। उसके बाद 3 1 3 3 3 5 हो सकता है। 4 1 4 3 4 5 हो सकता है। 5 1 5 3 5 5 हो सकता है। 6 1 6 3 और 6 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सेट बी की टोटल पॉसिबिलिटीज, है ना। अब हम निकाल लेंगे पी ए कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 18, तो 18 अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज 36 हैं, तो ये आ जाएगा 1/2। पी बी भी इसी तरह से निकाल लेंगे, पी बी भी आपका आ जाएगा 18 अपॉन 36, दैट इज 1/2, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, देखो एक तो ये हो जाएगा 1 1 1, तो एक हो जाएगा हमारे पास 1 1, ठीक है। एक हो जाएगा हमारे पास 1 3 है, नहीं है, तो एक तो ये हो गया 1 1 हो गया। उसके बाद 3 1 कहीं है, 3 1 है इसके अंदर भी, ठीक है, ये 3 1 हो गया, 1 1 हो गया, है ना। उसके बाद 5 1 ये हो जाएगा, ये हो गया 5 1, तो 1 1, उसके बाद 3 1, उसके बाद 5 1, है ना। उसके बाद 1 2 नहीं मिलेगा आपको इसमें कहीं भी, ठीक है। 1 3 देख लो, 1 3 आपका यहाँ पे मिल गया, तो ये हो जाएगा 1 3, एक एलिमेंट इसका 1 3 हो जाएगा। फिर 3 3 भी इसके अंदर मिल जाएगा आपको, ये 3 3 हो गया, 3 3, ठीक है। 5 3 भी मिल जाएगा, तो 5 3 ये हो गया, ये 5 3 हो गया, 5 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 5 मिलेगा आपको, फिर 3 5 मिलेगा, फिर 5 5 मिलेगा, ओके। 1 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 3 5 यहाँ पे है, 5 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मिल गया आपको 1 5 3 5 एंड 5 5, समझ की बात। कितना हो गया टोटल, ये टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 9 अपॉन टोटल पॉसिबिलिटीज 36 हैं, तो ये आ गया 1/4। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं तो वो किसके बराबर आ जाता है, पी ए और पी बी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों इवेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या रहा है वो कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अगर 3 कॉइन साइमल्टेनियसली उछाले जाते हैं तो उसका पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं। सैम्पल स्पेस क्या होगा, तीनों हेड आ सकते हैं, हेड हेड टेल आ सकता है, और फिर हेड टेल हेड आ सकता है, फिर टेल हेड हेड आ सकता है, उसके बाद तीनों टेल हो सकते हैं, उसके बाद टेल टेल हेड हो सकता है, ठीक है। टेल हेड टेल हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बचा, टेल हेड हेड हो गया, टेल टेल हेड हो गया। उसके बाद क्या है, हेड टेल टेल हो गया, हेड टेल टेल नहीं हुआ है, तो एक हो सकता है हेड टेल टेल, ठीक है।
तो ये आ गई इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़। 3 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो ये टोटल 8 पॉसिबिलिटीज़ उसकी हो सकती हैं। अब उसने इवेंट्स दिए हैं। इवेंट्स क्या क्या हैं कि कंसिडर द 3 इवेंट्स। ई, सबसे पहला इवेंट ई है। ई क्या है? ई एफ जी, उसने 3 इवेंट दिए हैं, तीनों को लिख लेते हैं। ई कह रहा है 3 हेड्स और 3 टेल्स। 3 हेड्स और 3 टेल्स। 3 हेड और 3 टेल्स होने के कौन कौन से इवेंट है? 3 हेड इस सैंपल स्पेस में से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। मैंने इसलिए लिख दिया कि सैंपल स्पेस में से अगर आप लिखोगे तो आपके लिए फाइंड करना इजी हो जाएगा। एफ इवेंट क्या है? एफ इवेंट है एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट का मतलब समझो कि कम से कम 2 हेड होना जरूरी है। तो कम से कम 2 हेड वाले, देखो 3 हेड भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 2 हेड तो होना जरूरी ही है। तो एक तो ये हो गया पहला, ठीक है। 2 हेड इसमें भी है, हेड हेड टेल। 2 हेड इसके पास भी है, हेड टेल हेड, ठीक है। और टेल हेड हेड के पास भी 2 हेड है और 2 हेड कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेट एफ। अब सेट जी क्या क्या कह रहा है? जी एट मोस्ट 2 हेड्स। एट मोस्ट 2 हेड्स यानी कि मैक्सिमम जो है वो 2 हेड्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम 2 हेड्स किस किस में है? देखो इसमें तो 3 है, इसमें 2 है, तो हेड हेड टेल हो जाएगा और हेड टेल हेड हो जाएगा और टेल हेड हेड हो जाएगा। मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, 2 से कम भी चलेंगे और ना हो तो भी चलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है। तो इसमें देखो टेल टेल टेल, इसमें हेड है ही नहीं तो भी चलेगा, क्योंकि हेड की केवल रेस्ट्रिक्शन है कि हेड मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, बाकी तो चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो ये आ गया आपका सेट जी। अब हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि ई एफ, पहले ई एफ का पेयर कंसिडर करेंगे। एक ई एफ का पेयर कंसिडर करना है हमें, ई एफ का पेयर कंसिडर करना है और ई जी का पेयर कंसिडर करना है और एफ जी का पेयर कंसिडर करना है। इन 3 पेयर को कंसिडर करना है और हमें बताना है कि क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ई एफ हम चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? ई इंटरसेक्शन एफ फाइंड कर लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? देखो दोनों में क्या कॉमन है? एच 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 कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ आ गया एच 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 एच, ठीक है। तो ये आ गया ई इंटरसेक्शन एफ। तो अब यहाँ पे पी ई निकाल लो। सबसे पहले पी ई कितना हो जाएगा? पी ई हो जाएगा 2/8, दैट इज़ 1/4। उसके बाद पी एफ निकाल लो। पी एफ कितना? 1 2 3 4, तो 4/8 दैट इज़ 1/2। उसके बाद पी जी निकाल लो, ठीक है। पी जी कितना आ जाएगा? जी में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं और टोटल 8 हैं, तो ये आ जाएगा 7/8, ठीक है। अब ई इंटरसेक्शन एफ निकाला हमने, अब इसका पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो, कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा, ठीक है। अब चेक करो कि पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या पी ई इंटू पी एफ के बराबर है? ये है 1/8 और ये कितना है? 1/4 इंटू 1/2, 1/8 हो जाएगा। तो ये इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। ई और एफ दोनों इवेंट कैसी हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट हैं। तो ई एफ तो इंडिपेंडेंट आ गया। उसी तरह से हम क्या करेंगे? ई और जी को चेक करेंगे। ई और जी का इंटरसेक्शन करो। ई और जी का इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या क्या कॉमन आएगा इसमें? देखो इसमें सिर्फ टी 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 कॉमन आएगा, है ना, टी टी टी। तो यहाँ पे जो पी ई इंटरसेक्शन जी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा। तो क्या ई और जी का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 1/4 इंटू 7/8 कितना आ जाएगा? 7/32। इसका मतलब क्या है कि पी ई इंटरसेक्शन जी इज नॉट इक्वल टू पी ई इंटू पी जी।
तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं हैं, हैंस ई एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट। समझ में आई बात? दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ई जी इंडिपेंडेंट नहीं है। सेम वे में आप एफ इंटरसेक्शन जी निकालोगे, एफ इंटरसेक्शन जी क्या हो जाएगा? इसमें क्या क्या कॉमन है? एच 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 नहीं है इसके अंदर, एच एच टी एक तो ये आ गया, एच एच टी आ गया पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट क्या हुआ? एच टी एच भी इसके अंदर मौजूद है, दूसरा आ गया एच टी एच। तीसरा एलिमेंट टी एच एच क्या है? टी एच एच भी है। तो यहाँ पे जो ये इसके अंदर एलिमेंट आगे कितने आगे? 3 आगे। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? एफ इंटरसेक्शन जी इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर है प्रोबेबिलिटी का। क्या ये पी एफ और पी जी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है? देखो अब चेक कर लो, एफ और जी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7/16, है ना। और हमारा जो इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी आया वो कितना आया? 3/8 आया। इसका मतलब ये बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एफ एंड जी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, तो ये जो है आपकी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है। तो अभी देख लेते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 13 एग्जाम्पल क्या कहता है कि ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, देन प्रूव दैट ई एंड एफ डैश और ई डैश एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें सेट थ्योरी में वापस जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा? देखो वीन डायग्राम देख लेते हैं हम। वीन डायग्राम की हेल्प से ये आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये हमारा वीन डायग्राम है, ठीक है, ओके। तो वीन डायग्राम में ये हमारे पास एक ई सेट ले लिया हमने, इस सेट को ई कह दिया, और एक दूसरा सेट ले लिया हमने, ये एफ सेट ले लिया। ठीक है, तो अब ये वाला सेट हमारे पास ई है, ये एफ है, ओके। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कितना होगा? क्या नाम दे सकता हूँ मैं इसको? देखो ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को मैं कह सकता हूँ कि भाई अगर ई और एफ डैश का इंटरसेक्शन, या इसको ई माइनस एफ भी कह सकता हूँ मैं, है ना, इस वाले पोर्शन को, केवल खाली इसको। ठीक है, ई में से अगर एफ को माइनस कर दोगे तो यही वाला पोर्शन बचेगा। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ? इस पोर्शन को मैं कह सकता हूँ ई माइनस एफ। ठीक है, ई माइनस एफ। अब ई माइनस एफ नेगेशन हो गया। ये ई माइनस एफ का मतलब क्या है कि ई और एफ डैश का इंटरसेक्शन, मैं इसको कह सकता हूँ। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका ई इंटरसेक्शन एफ डैश। ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, ये वाला पोर्शन तो आपको पता ही है इंटरसेक्शन होता है, तो ये हो गया आपका ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? एफ इंटरसेक्शन ई डैश। ठीक है, जैसे ये आया ई इंटरसेक्शन एफ डैश, उसी तरह से ये पोर्शन हो जाएगा एफ इंटरसेक्शन ई डैश। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा प्रोबेबिलिटी में लिख लेते हैं। तो मैं पी ई को क्या लिख सकता हूँ? अगर मुझे खाली ये सेट लिखना है तो इस सेट को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पी ई को देखो, अगर इसको मिला दूँ, इसकी और इसकी अगर मैं यूनियन कर दूँ, किसकी भाई? इसकी और इसकी अगर यूनियन कर दूं तो पी ई आ जाएगा, है ना। तो देख लेते हैं। तो मैं लिख सकता हूं कि पी ई इज इक्वल टू ये वाला सेट कौन सा? ई इंटरसेक्शन एफ डैश। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश प्लस ये वाला सेट ई इंटरसेक्शन एफ प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, बात आई समझ में? ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, उसको उधर ले जाते हैं हम। तो या इस वाले पोर्शन को इधर लेके आ जाओ, तो मैं इसको लिख देता हूँ पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो ये बनेगा पी ई माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब ये दोनों इवेंट कैसी हैं? ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये पी ई माइनस पी ई इंटू पी एफ, पी ई कॉमन आ जाएगा, पी ई कॉमन आ गया तो क्या बचा, 1 माइनस पी एफ बचा। 1 माइनस पी एफ क्या होता है, एफ डैश, कंप्लीमेंट्री आ गया यहाँ पे, तो ये क्या बचेगा, पी एफ डैश। समझ में आई बात। तो आपने क्या देखा कि पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश है ना, दो सेट लिए आपने, एक इवेंट लिया ई और एक इवेंट लिया एफ डैश, और दोनों का इंटरसेक्शन किया तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ई एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ओके। अभी क्या करना है हमें, अभी हमें ई डैश एंड एफ को दिखाना है कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। यहाँ पे हमने फर्स्ट काम हमारा कर दिया, अब हम सेकंड वाले को करेंगे। सेकंड वाले में भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। यहाँ पे क्या लिया था आपने, पी ई लिया था, अब की बार अगर पी एफ ले लोगे तो ये भी प्रूव हो जाएगा। कैसे, तो हम ले लेते हैं पी एफ। पी एफ को क्या लिख सकते हैं भाई, ये वाला सेट, ये वाला सेट कौन सा है, एफ इंटरसेक्शन ई डैश, और ये यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन दोनों का, तो ये टोटल मिलके पी एफ बनेगा। तो पी एफ इज इक्वल टू, देखो ये वेन डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो इसीलिए मैंने वेन डायग्राम से डिस्कस किया है। पी ये हो जाएगा आपका एफ इंटरसेक्शन ई डैश प्लस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब सेम प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी एफ इंटरसेक्शन ई डैश इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, अब इसको ई इंटरसेक्शन एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, दोनों का मल्टीप्लाई पी ई और पी एफ। ठीक है, क्योंकि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। अब यहाँ से अगेन आपका पी एफ कॉमन आ जाता है, क्या बचेगा, 1 माइनस पी ई बचेगा। 1 माइनस पी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका पी एफ इंटू पी ई डैश। ठीक है, तो ये क्या आ गया, पी एफ इंटरसेक्शन ई डैश। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया आपका, इसका मतलब क्या है कि एफ एंड ई डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, अब हम तीसरे वाले को भी प्रूव करते हैं। ओके, तो तीसरे वाले में क्या प्रूव करना है हमें कि ई डैश एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो उसमें क्या लेके चलेंगे, हम लेके चलते हैं पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, कब इंडिपेंडेंट होगा ये, जब ये इसके बराबर आएगा, पी ई डैश इंटू पी एफ डैश, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो डिमॉर्गन लॉ एक पढ़ा था हमने। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है कि ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, उसको मैं लिख सकता हूँ ई यूनियन एफ और इसका क्या, कंप्लीमेंट। ठीक है, ये लिखा जा सकता है। ओके, तो हम इसको जो है इसी तरह से लिख लेते हैं कि यहाँ से इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ पी ऑफ ई यूनियन एफ का कंप्लीमेंट। ठीक है, और किसी कंप्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कंप्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 में से उसको माइनस कर दो तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये बन गया आपका ई यूनियन एफ। ठीक है, 1 माइनस पी ई यूनियन एफ। ओके, अभी यूनियन वाला फॉर्मूला लगा दो। यूनियन वाला फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस पी ई प्लस पी एफ। ठीक है, और माइनस पी
ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, आगे कर लो इसको। 1 माइनस ये हो जाएगा पी ई, ये हो जाएगा माइनस पी एफ, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला खोल लो क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है दोनों, तो ये हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ। समझ आई बात? ओके, अब यहाँ पे क्या कॉमन ले लो, 1 माइनस पी ई, एक ये यहाँ पे आ गया, माइनस पी एफ यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ओके, क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 1 माइनस पी ई। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अब क्या 1 माइनस पी ई कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस पी ई यहाँ पे कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा? 1 माइनस पी एफ। ठीक है, 1 माइनस पी ई को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको लिख सकता हूँ पी ई डैश इंटू पी एफ डैश। तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि पी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू दिस। इसका मतलब क्या है कि ई डैश एंड एफ डैश आर कॉम्प्लीमेंट्री, सॉरी इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ई डैश एंड एफ डैश आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। समझ आई बात? बहुत सिंपल है, और ये एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, अच्छा, यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई एक तो दो चीज़ें पढ़ी हमने, एक इंडिपेंडेंट इवेंट पढ़ा और हमने 11th क्लास के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पढ़े थे। ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट में कुछ लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ पे क्या कर रहे थे हम, उसको पढ़ रहे थे हम इवेंट के टर्म्स में। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को हम किस रूप में डिस्क्राइब कर रहे थे कि एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसको कह रहे थे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेकिन यहाँ जो इंडिपेंडेंट इवेंट को हमने डिस्क्राइब किया है, इंडिपेंडेंट इवेंट को हमने डिस्क्राइब किया है प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में। ठीक है, कहीं पे भी हमने इसको इवेंट के रूप में डिस्क्राइब नहीं किया है, हमने इसको प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में डिस्क्राइब किया है कि दोनों एक साथ होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो अगर दोनों की प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाती है तो ऐसी इवेंट को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे आपको, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी बच्चे को कि भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 13.2। 13.2 टोटली एक्सरसाइज इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट आते हैं इस चैप्टर में, अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे भी लेक्चर आएगा, तो अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कोई सजेशन है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ किंग मेकर को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाइए। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।